द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आज हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को। और यहाँ पे पहला दूसरा प्रश्न आपका गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश को अच्छे तरह से पढ़ना है आप लोग को। यहाँ से पढ़ना है, साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है। यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन के आंसर आपको। उम्मीद है कि इस पेज को पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। साथ साथ क्वेश्चन के आंसर भी आपको देना है। और यहाँ प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पर है, समाज का प्रतिबिंब किसे माना गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जनता को माना गया है, प्रकृति को माना गया है, या फिर साहित्य को या धर्म को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल साहित्य को जो है समाज का प्रतिबिंब माना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें सेकंड वाले प्रश्न में गद्यांश पूछा है, जो उपयुक्त शीर्षक का गद्यांश मतलब गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन होगा। तो इसमें ऑप्शन भी बिल्कुल सही, साहित्य और समाज दोनों ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा चौथा प्रश्न आपका ये पद्यांश से लिया गया है, कविता है नीचे। देखिए इस कविता को आप लोग आराम से पढ़ेंगे। जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भैंसन से अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूँ नाथ, मिल जाए जिससे अखिल व्यक्ति। तो चलिए देखते हैं, मैंने कंप्लीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है, कवि ने चिर महान किसे कहा है। तो ईश्वर को कहा गया है। इसमें ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो कवि जिससे भेदभाव भूल जाए उस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और उसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। इसमें अखाड़ा शब्द जो लिखा गया है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ पे अक्षवाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही। अखाड़ा का जो है तत्सम क्या होता है, अक्षवाट होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें अनंत का विलोम शब्द बताना है। चलिए देखिए और बताइए अनंत का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन के रूप में आपका है, अंत है, आदि है, और सी में शुरू है, डी में समाप्त है। तो यहाँ पे अनंत का मतलब होता है अंत, यानी कि एकदम समाप्त। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं एकदम आखिर की बात कह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला है, इसका अंत बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जो इस लोक का ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इस लोक का ना हो उसके लिए एक शब्द अलौकिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलौकिक हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये तो सभी को मालूम है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते थे, 5 प्रकार के होते थे। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इसमें है, उमेश को पुस्तकें दो। उमेश को पुस्तकें दो, ये किस प्रकार का इसमें कारक है। तो जहाँ पर भी लेने देने की बात आती है तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही संप्रदान हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट, कोमल जो शब्द लिखा हुआ है, ये विशेषण की उत्तमावस्था लिखनी है इसके। डिग्री फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है, कोमल का जो उत्तमावस्था हो जाएगा, कोमलतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोमलतम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा।
कोमलतम सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राम आए तो मैं जाऊं, राम आए तो मैं जाऊं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इसमें वाक्य में कौन सा काल है ये पूछा गया है। जब भी एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य की चर्चा की जाती है तो वहाँ पे आपका हेतु मद भविष्यत काल होता है, ये हमेशा याद रख लीजिए। और इस सेंटेंस को यानी इस वाक्य को याद रख लीजिएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। यानी कि जब कोई काम कर लेता है तो कोई दूसरा या अगला काम करने के प्रयास करता है या कुछ भी करने का आने जाने का कार्य करता है तो यहाँ पे हमेशा हेतु मद भविष्यत काल का ये उदाहरण होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, सचित्त का संधि विच्छेद बताइए। देखिए कभी कभी इसमें सच्चित्तानंद कहलाता है और कहीं कहीं सचित्त हो जाता है, तो यहाँ पे सचित्त है, केवल आनंद हटा दिया गया है, अन्यथा सच्चिदानंद भी पूछा जाता है। तो सचित्त का संधि विच्छेद बताइए, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे तीसरा अक्षर जो होता है वो तीसरा और पंचमा अक्षर जो होता है वो पहले अक्षर में आके चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चा है तो सत हो जाएगा, माफ़ कीजिए, ये जब डबल चा होता है तो वो ता में बदल जाता है, तो सत प्लस चित हो जाएगा। क्लियर। बी यानी कि ऑप्शन सही होगा, सत प्लस चित, सच्चित हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, और हाँ एक बात और, ये व्यंजन संधि का उदाहरण भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए साथ साथ अगला प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है। 13 नंबर में पंचानन में समास बताइए। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग को कमेंट करके बताना है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका। चलिए आंसर बताते रहिए। तेरह नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है। शोक है, उत्साह है, रति है, हास्य है, 14 का। तो ऑप्शन नंबर डी हास्य बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सममात्रिक छंद कौन सा है। सममात्रिक छंद कौन सा है। ऑप्शन के रूप में दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवै। सममात्रिक का तात्पर्य है पहले और दूसरे चरण में जितनी मात्राएं हों, माफ़ कीजिए, पहले और तीसरे चरण में जितनी मात्राएं होती हैं वही दूसरे और चौथे चरण में भी उतनी ही मात्राएं होती हैं, तो सममात्रिक कहलाता है। तो यहाँ पे 15 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, उसको चौपाई कहा जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो कि 16 से लेकर के 18 नंबर तक प्रश्न के पैसेज से लिया गया है और यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन आपका स्टार्ट होता है। इंग्लिश के ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग हमारे ऑप्शन के साथ मिलान करते रहिएगा और देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं। तो ये पैसेज है, इस पैसेज को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, पूरा दिख रहा होगा आप लोग को। नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इसमें आपको विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, एक सही जो है उसको बताना है। तो इसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न 17 नंबर में, इसमें भी एक सेंटेंस सही है, एक ऑप्शन उसी को बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ 18 नंबर पे चलते हैं। सेम प्रश्न है, इसमें भी करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है, करेक्ट ऑप्शन को। तो इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 और 20 नंबर का प्रश्न जो है ये पोएम से लिया गया है। पोएम आपके स्क्रीन पर है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ही वॉज व्हेन स्मॉल तक पढ़ना है। दिस पोएम सीम्स टू बी ए, उसके बाद ऑप्शन 19 नंबर का क्वेश्चन यही है, दिस पोएम सीम्स टू बी ए। तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सब्जेक्टिव है। ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, दिस पोएम डील्स विथ
तो इसमें भी पहला ही सही हो जाएगा। जनरल इशूज ऑफ जनरेशन गैप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और 21 नंबर का प्रश्न जो है आपका वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के विषय में बात किया गया है। और इसमें पहले में यानी 21 नंबर में नरेशन चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। सेंटेंस है आई सेड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, व्हेन डिड यू स्कूल क्लोज, उसके बाद फिर काम इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए देख लीजिएगा। आई आस्क्ड हिम व्हेन हिज स्कूल हैज क्लोज्ड। नेक्स्ट पे चलेंगे और एक्टिव पश्चिम वॉइस का ये क्वेश्चन है। इसमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है आपको। बाईस नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 23 नंबर की बात करते हैं। तो 23 नंबर में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। पहले वाले स्पेस में यहाँ पे नो आर्टिकल भर दिया जाएगा और दूसरे वाले में ए भर दिया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का। चलिए बताइए फटाफट, इसमें आपको प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का यूज करना है खाली इसमें स्पेस पर। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे फ्रॉम भर दिया जाएगा, फ्रॉम दैट। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका सुइटेबल कंजक्शन को चूज करना है जो शब्दों को, सेंटेंसों को जोड़ सके। तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा, एक मिनट माफ कीजिएगा, ये सेंटेंस है आपका, ये ऑप्शन है, पहला सही हो जाएगा। सी इज इल बट, ये बट से जुड़ा है, ठीक है, ये कंजक्शन है बट। सी इज केयरफुल, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न, इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर की बात करते हैं। और 27 नंबर में आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम शब्द को ढूंढना है जो यहाँ पे अंडरलाइन बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम कौन सा होगा। तो इसमें सी बिल्कुल रिफ्यूजी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 29 नंबर की बात करें तो 29 नंबर में भी ए बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, रीड बिटवीन द लाइन्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 30 नंबर की प्रश्न की बात करें तो 30 नंबर में भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वने मृगः में कौन सी संधि है। 31 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे मृगस चरंती सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। इसमें समास विग्रह बताना है देवालय लंबोदर का। तो इसमें भी सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। और इसी के साथ अगला 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर में डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत के भी ऑप्शन को हम बताते चल रहे हैं, आप लोग मिलान करते चलिएगा, इसके 10 प्रश्न मिलेंगे आपको। और देखिए कितने प्रश्न आपके इसमें सही बन रहे हैं। तो 34 की बात करें तो 34 में ए ऑप्शन भरा जाएगा, जैसे भवती कुत्र पठती। नेक्स्ट 35 नंबर में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वही मालती आम, उसके बाद फिर फुल स्टॉप है, मात्रा फिर फल ब्रैकेट में है, अनियंते। तो यहाँ पे क्या फील किया जाएगा, तो पहला ही फलानी भर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इदम फलानी मधुराणि संति। 37 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ईमान बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 38 और 39 नंबर की बात करते हैं। तो इस प्रश्न में ये पद्यांश से लिया गया है, पद्यांश को आराम से पढ़ेंगे। श्लोक पद्यांश है, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए आप लोग। और 38 नंबर का क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर ही है। 38 नंबर का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं
39 नंबर में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला 40 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, ये श्लोक ही है, इस श्लोक को पढ़िए और 40 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 40 नंबर का पहला सही होगा। संसार में रोग कहाँ प्रकट होते हैं? विज्ञान का पोर्शन है, 10 प्रश्न इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बताइए, शरीर में जो रोग होता है वो कहाँ प्रकट होता है? तो वो सूक्ष्म जीवों के आक्रमण स्थल पर ही प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन क्षमताओं को क्यों नहीं होती है? माफ कीजिए, यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन क्षमता जो होती है वो क्यों नहीं होती है, यह पूछा गया है। तो 42 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी, सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कौन सी योजनाओं का सूत्रपात किया है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसमें ए और बी दोनों हैं, चाहे वो गंगा एक्शन प्लान हो या गंगा एक्शन प्लान हो, माफ़ कीजिए, चाहे वो यमुना एक्शन प्लान हो या गंगा एक्शन प्लान हो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी ग्रह पर जो गुरुत्वीय बल होता है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनिर्धारित हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। चौवालीस नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल शून्य हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और सीधी सड़क पर चलते हुए आदमी की गति कितनी होती है? यदि वो सीधी सड़क पर चलता है तो उसकी गति कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे दीर्घवृत्तीय हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है। एक चित्र आपको दिखाया गया है और इस चित्र में आपको ढूंढना है कि एफ व पी कहाँ प्रदर्शित हैं। एफ और पी जहाँ पे प्रदर्शित हैं और ये किसको प्रदर्शित करते हैं ये बताना है। क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? तो एफ जो प्रदर्शित करता है वो फोकस को प्रदर्शित करता है और पी जो प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे वो ध्रुव को प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एफ क्या है? फोकस दूरी। ये जो है अगर देखें तो ये आपका उत्तल लेंस लगा हुआ, बाहर से देखें तो ये क्या है? एफ पे सभी प्रकाश पड़ रहे हैं आकर के, और यहाँ पे ध्रुव पी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही होगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया कि प्रेशर कुकर, गैस्केट आदि के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो इसमें पहला ही आपका सही हो जाएगा, टेफ्लॉन कहा जाता है। अगला, धातुओं में जो चमक होती है उसका कारण क्या होता है? चलिए 48 के ऑप्शनों की बात करें तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये जो है धातुओं में चमक होती है। ठीक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जल का धनायन या ऋणायन या दोनों लवणों के मध्य अंत्योदय क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जल अपघटन यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, उदासीनीकरण क्रिया में किसका निर्माण होता है? उदासीनी जो क्रिया है उसके निर्माण में किसका, उसके क्रिया के निर्माण में किसका निर्माण होता है? चलिए देखते हैं।
तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जल और लवण का होता है। किसका? जल और लवण का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि अच्छा, यहाँ से गणित का पोर्शन स्टार्ट होता है 51 नंबर से, और ये 70 नंबर क्वेश्चन तक है, यानी 20 क्वेश्चन है। इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर के द्वारा क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अलग से वीडियो बनाई गई है, वहाँ पे आप लोग जा कर के उसको देख लीजिए अच्छी तरह। वहाँ से टिर्की और 60 अच्छे फॉर्म में आपको बताया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पर्यावरण की तरफ अपने, और अगला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें पूछा गया है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस जो स्थित है, उससे बात करते हैं। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। पर्वतों की श्रृंखला की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, और ये यहीं पर भी स्थित भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, नदी जोड़ो परियोजना को शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई? बहत्तर नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसमें जो है नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम जो की गई थी वो 1972 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर का, 1857 की क्रांति में लखनऊ में हो रहे विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो उनका नाम क्या था? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बेगम हजरत महल। ऑप्शन बिल्कुल डी, इनके द्वारा ही 1857 की क्रांति लखनऊ में हो रहे विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। पूछा गया है कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो चलिए बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए, प्रार्थना समाज का गठन किसके द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, या फिर केशव चंद्र सेन? डी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, और उसमें है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिल्कुल सही। इसके दौरान अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। और इनको जो है, जिनको चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, वो अगले दिन यानी 10 दिसंबर 1946 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरा जो है बैठक बुलाया गया, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई गई। उसमें अस्थाई, यहाँ देखिए अस्थाई थे ये, लेकिन अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर 1947 को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है उसको क्या कहा जाता है? इसमें महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर एडवोकेट जनरल? तो इसमें पहला ही ऑप्शन महान्यायवादी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कोलकाता जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो 1984 से हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन वहीं पे भारत में रेल की शुरुआत की बात करता तो 1953 हो जाता। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि जो संकीर्तन कला का संबंध किस राज्य से है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे मणिपुर से इसका संबंध है। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, और इसमें डाउन टू अर्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे 79 का पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। जो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र जहाँ पे इसकी है वो कौन सा है? दिल्ली है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई?
बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 1973 में की गई है। और टाइगर स्टेट के नाम से जाने जाने वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन जो दिया रहेगा वहाँ पे आपको मध्य प्रदेश दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो यहाँ 1976 में की गई, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे 20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि विद्यालय संगठन की सहायक प्रणाली कौन सी है? तो पहला ऑप्शन शिक्षा पर्यवेक्षण बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि में कक्षा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रयोगशाला विधि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो निश्चित उद्देश्य का जो सिद्धांत होता है वो समय पर आधारित होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रौढ़ व्यक्तियों जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनके अधिगम को स्पष्ट करने के लिए कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? 85 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अनुभव जन और अधिगम सिद्धांत दिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका, प्रदर्शन विधि किस पर केंद्रित विधि होती है? 86 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ए ऑप्शन सही होने के साथ यानी कि अध्यापक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता पर विचार किया था? यहाँ पे पहला बिल्कुल 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता पर इन्होंने विचार किया था। इनका नाम क्या था? गार्डनर था। ठीक, चलिए। और आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार हो गई है। पीडीएफ लो आप लोग अवश्य ही खरीद लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जिसके लगभग कह सकते हैं कि 2 ग्रुप फुल हो गए हैं और अब उसको जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको दिया जा रहा है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा, अच्छा ये वाला, विद्यालय द्वारा छात्रों का मूल्यांकन होता है वो क्यों आवश्यक है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो यहाँ पे सभी उपरोक्त सही हो जाएगा, चाहे वो उद्देश्यों को पूरा करना हो या फिर छात्रों के अधिगम स्तर को पता लगाने के लिए किया गया हो, छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किया गया हो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, भाषा विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो यहाँ पे ये सभी प्रभावित करते हैं भाषा विकास को, चाहे परिवार का आकार हो, जैसे कह सकते हैं लंबा परिवार हो तभी दिक्कत हो जाएगी, या कम परिवार हो तो आराम से पढ़ पाएंगे। तो ये सब क्या होती प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट बुद्धि स्तर है और स्वास्थ्य है, तो ये सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि जो विद्यालय केंद्र होता है वो किस प्रकार से है? तो ये आर्थिक क्रियाओं का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और 91 नंबर का प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में अध्यापन किया जाता है किसकी समस्याओं के लिए? तो यहाँ पे जो कक्षागत व्यवहारिक समस्या होती है उसी के समाधान के लिए या उसी के समस्याओं का निदान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ये एक कथन है मनोवैज्ञानिक का। इसमें कहा गया है, कथन में कहा गया है कि आजकल व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किसका कथन है ये, स्किनर का, जीन पियाजे का, वाटसन का या फिर थॉर्नडाइक का। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये स्किनर का कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बीएफ स्किनर का पूरा नाम है। इसी के साथ अगला प्रश्न, संप्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? पहला ऑप्शन 2 प्रकार होते हैं संप्रत्यय के, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे संप्रत्यय का प्रकार पूछा गया था, कितने प्रकार हो जाते हैं? तो 2 प्रकार संप्रत्यय के होते हैं।
अगर बात करते हैं कौन कौन से हैं, तो एक कृत्रिम होता है और दूसरा स्वाभाविक होता है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? कृत्रिम और स्वाभाविक। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की जो आयु सीमा है वो कितनी होती है? यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 11 से लेकर के 19 वर्ष की अवस्था को ही किशोरावस्था का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। और उसके बाद 19 के बाद या 18 के बाद युवावस्था आ जाती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है, तो शिक्षा को उपयोगी बनाने में ये सहायक होती है, सहायता करती है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है अधिगम के संदर्भ में दंड की प्रकृति किस प्रकार से होती है? पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, नकारात्मक प्रेरणा है ये। जब भी कहीं दंड की बात आए, मारपीट की बात आए, सजा देने की बात आए, ये हमेशा नकारात्मक प्रेरक होंगे, ध्यान रखिएगा। पुरस्कार की बात आए, सराहने की बात आए, ये सभी क्या है? सकारात्मक प्रेरणा। दोनों में अंतर यही होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि पढ़ने योग्य वातावरण निर्माण में विद्यालयों या विद्यालय तथा घर का संबंध किस प्रकार से होना चाहिए? तो यहाँ पे सहयोगी योग्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कौन सा कारक पढ़ने के लिए वातावरण को प्रभावित करता है? यहाँ पे ये सभी सही हो जाएगा, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, शिक्षक का व्यवहार हो या कक्षा का वातावरण हो। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हो जाएंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास के क्षेत्र में या क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो 99 वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया है ये, ठीक। समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है बच्चों के गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के विकार को क्या कहते हैं? तो गणित से संबंधित जो भी विकार होता है उसको डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। जैसे कैलकुलेशन गणित में ही तो किया जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग याद भी कर सकते हैं। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंध रखता है, और कैलकुलेशन किससे संबंध रखता है? गणित से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 का G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये ब्यूनस आयर्स में इसका सम्मेलन किया गया था। अगला प्रश्न है 8वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें भी रांची बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि दुग्ध क्षेत्र के किसानों के लिए जो गौ समृद्ध प्लस योजना है यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया, माफ़ कीजिए देश कह रहे हैं, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, गौ समृद्ध प्लस योजना। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस अफ्रीकी देश से 9 वर्षों बाद प्रतिबंध हटा लिया है? तो यहाँ पे इरिट्रिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इरिट्रिया है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ 75 अरब डॉलर करेंसी स्वैप के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कृषि कुंभ मेला 2018 के पार्टनर कौन रहे? पार्टनर देश जो हैं वो कौन रहे? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, जापान और इजराइल पार्टनर देश रहे, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीयों को दिया गया है? तो 107 का पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी को दिया गया है सियोल शांति पुरस्कार 2018, और ये प्रथम पुरुष इन्हीं को हैं जिन्हें दिया गया। ठीक, चल अगला प्रश्न है भारत का पहला घरेलू क्रूज कौन सा है?
तो यहाँ पर भी अंगिका बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे रुद्राक्षु जो है मुखर्जी इनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा ड्राई डाक बनाने की योजना की गई है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कोचीन में बनाया जाएगा। ठीक, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस देश के साथ मिलकर भारत ने कूल EMS सेवा प्रारंभ की है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे जापान के साथ मिलकर किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने 2020 तक कृत्रिम उपग्रह बनाने की घोषणा की है? तो 112 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताते रहें। बहुत अच्छे। सी बिल्कुल चाइना के द्वारा ऐसा किया गया है। सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अच्छा, ये इसको स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नया आ गया है 2022 का। ये 18 का पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टैटिक जीके के रूप में देख सकते हैं तो विश्व में भारत का स्थान इसमें पूछा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 130वां स्थान था उस समय। ठीक, चलिए आप लोग को कमेंट करके बताना है 2018 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 विश्व में भारत का स्थान कौन सा रहा। अगला प्रश्न है S-400 मिसाइल प्रणाली पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ किया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सुल्तान अल्जान शाह जोहार कप 2018 किस देश ने जीता है? एक 114 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रूस हो गया है। 15 पे चलते थे, 15 पूछा गया है तो इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटेन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो 116 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मिर्ज़ापुर में किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो 117 का पहला ही ऑप्शन सही है। यह सतारा में किया गया है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में। अगला प्रश्न है देश का पहला विमानन बहुकौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भी चंडीगढ़ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है भारत का पहला जो कोल टू गैस कन्वर्जन प्लांट है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर ए बिल्कुल उड़ीसा में किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहला जालंधर में किया जाएगा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न में चलते हैं। और इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें हरिमऊ शक्ति 2018 का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? ऑप्शन है पहला भारत ओमान, दूसरा भारत जापान, तीसरा भारत श्रीलंका, चौथा भारत मलेशिया। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो भारत और मलेशिया के मध्य ये संपन्न हुआ। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। और इसमें 24वां जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे पहला राहुल द्रविड़ को शामिल किया गया है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 2018 में कौन राज्यसभा के नए उपसभापति निर्वाचित हुए हैं? 2018 की बात किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे हरिवंश नारायण सिंह तो हैं ही, लेकिन वर्तमान में कौन है इसको कमेंट करके आप लोग को बताना है। यहाँ पे 2022 में कौन है? ये 18 की हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है पेगी विल्सन कौन है? माफ़ कीजिए, पेडी विल्सन जो हैं वो क्या थे? वैज्ञानिक थे, अभिनेत्री थे, साहित्यकार थे या फिर अंतरिक्ष यात्री थे?
तो यहाँ पे ये अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत के किस लड़ाकू विमान में हवा में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया है? तेजस नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये अपने भारत का स्वदेशी बनाया हुआ विमान है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। इसमें चतुर्थ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 127 का सी ऑप्शन बिल्कुल लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। और माफ़ कीजिए किया इसको तो हो गया है, तो सी बिल्कुल सही था। इसी के साथ अगला 128, इसमें पूछा गया है कि 91वां जो ऑस्कर पुरस्कार था उस भारत की आधिकारिक प्रविष्टियों के लिए चयनित किया गया है, तो नाम क्या है उसका? न्यूटन है, मसान है, नीरजा है, विलेज रॉक स्टार है। तो यहाँ पे विलेज रॉक स्टार को चयनित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का जो द्वितीय पर्यटन पर्व है उसका आयोजन कहाँ किया गया? और अच्छे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। और किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा झारखंड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला पोर्शन आपका रीजनिंग का स्टार्ट होता है। रीजनिंग के 5 प्रश्न आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग लगाइएगा और ऑप्शन हमारे साथ मिलान करके देखिएगा कि पाँचों में कितने प्रश्न आपके सही बने हैं। वैसे पाँचों प्रश्न अगर सही होते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे देखते हैं। तो 131 का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न की बात करें तो 32 नंबर का प्रश्न ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको आप लोग को पढ़ना है ये डिटेल, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को आप लोग दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब उसको अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके तब इस क्वेश्चन के आंसर को बना पाएंगे। यहाँ पे केवल पहला ही सत्य है। इसी के बाद बाइनरी संख्या की बात करते हैं तो 133 में बाइनरी संख्या इसका जो बनेगा वो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है 134 में, 134 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ पे इसका 4 का वर्ग कर दिया गया है तो 3 का भी वर्ग कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न 135 की बात करें तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे 45 मीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया है। 36 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर से लिया गया है। इसमें पूछा गया है अस्थाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका सबसे अधिक उपयोग होता है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे प्रिंटर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यूजर तथा हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ की तरह कार्य करता है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 129 नंबर, डाटा निर्देशों और परिणाम को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना क्या कहलाता है? यहाँ पे सी बिल्कुल मेमोरी कहलाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगी। मेमोरी में ही तो हम लोग जो डाटा को इकट्ठा करते हैं मेमोरी ही तो कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन मेमोरी होगा। अगला प्रश्न है साखीय अभिक्रम का विकास किसने किया? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा साखीय अभिक्रम का विकास किया गया है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है इनपुट के कौन कौन से भाग हैं? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ए और बी दोनों इनपुट के ही हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो। इसके द्वारा हम लोग जो है सिस्टम में किसी चीज़ को एंटर करते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है ये मानव अभिव्यक्ति और जीवन कौशल से संबंधित प्रश्न, 10 प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। इसके भी इसमें पूछा गया कि कुछ ऐसे जीवन कौशलों का उदाहरण दीजिए जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, जिसमें आग्रहिता, संबंध, प्रबंध, स्वयं की देखभाल एवं संबंधों में सुधार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और अगला प्रश्न है अधिगम के किस सिद्धांत में विद्यार्थी शिक्षण की नकल करता है? तो 142 का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुकरण सिद्धांत। जब बच्चा छोटा होता है तो दूसरों की नकल करके ही वो आगे बढ़ता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसलिए अनुकरण सिद्धांत बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है पेशेवर संगठन की बात करें तो पेशेवर संगठन, पेशेवर आचरण एवं नैतिकता
की स्थापना हेतु किन तत्वों की प्रमुखता देते हैं? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ईमानदारी हो गई, पारदर्शिता हो गई, वफादारी हो गई, या फिर कानून का पालन हो गया, ये सभी इसके प्रमुख हैं। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसके। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मैत्रीपूर्ण होती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, क्लेंटन एल्डरफर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 145 का ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, ERG सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अध्यापक को शिक्षण से पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है जैसे, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन, विषय वस्तु दक्षता जो है यही इसको प्रदर्शित करना कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सी विधि शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि है? शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है इसमें? तो जो पाठ्य पुस्तक विधि है ये सबसे कमज़ोर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी विषय वस्तु विधि, भ्रमण विधि, अध्ययन अध्यापन विधि ये सभी अच्छी हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार करके या नोटबुक में अपने बिल्कुल नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए या अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, पुरस्कार का वह प्रकार जिसमें छात्र को मासिक रूप से या वर्ष में एक बार एक मुश्त राशि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है वो छात्रवृत्ति के रूप में कहा जाता है या छात्रवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, निरादर, अवहेलना एवं प्रताड़ना किस प्रकार के दंड हैं? चलिए बताइए, मैंने पहले ही बता दिया। मारना, पीटना, निरादर करना, अवहेलना करना, प्रताड़ना ये सभी किस प्रकार के हैं? तो ये वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नकारात्मक दंड होते हैं, नकारात्मक प्रेरणा होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सामाजिक दंड बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों के कवर कर चुके हैं। अगर मैथ के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो 130 प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं। और 130 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी अन्य प्रैक्टिस के साथ आपके लिए। और वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।